हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूनिट 7 स्टार्ट करते हैं माप और मापन के बारे में। इससे पुरानी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पे जाइए, सारी वीडियो देख लीजिए और सभी का रिवीजन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 को, माप और मापन को। अच्छा, नीचे टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा और जूम करेंगे। ठीक है। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, समय के मापन को प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, परंतु 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए ये अमूर्त लगाया लगता है। इसलिए एक अध्यापक के रूप में इन अवधारणाओं बच्चों को इन अवधारणाओं से परिचित कराएं। देखिए होता क्या है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो आपकी लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, समय है, इनके मापन को विद्यालय में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय से ही इन चीज़ों को स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन 7 से 9 वर्ष के बच्चे जब इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें ये चीज़ें लगती हैं कि एब्स्ट्रैक्ट, भाई एरिया क्या चीज़, एरिया, आयतन क्या निकाल रहे हैं, समय को हम मेजर कर रहे हैं, भाई इससे निकल क्या रहा है, तो उन्हें ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं। तो टीचर का काम यह है कि वह इन अवधारणाओं को बच्चों को स्पष्ट कराए, उन्हें समझाए। बच्चों को विभिन्न वस्तुओं को उनकी समानता विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह में रखने के क्रियाकलाप में 3D 2D वस्तुओं को की रेखाकृति बनाने में संलग्न करके आप उन वस्तुओं की विमाओं संबंधी संप्रत्य को सशक्त बना सकते हैं। जैसे 2D 3D ऑब्जेक्ट की बात करें, 2D में एक ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका रेक्टेंगल, या फिर हम एक हेक्सागोन बना सकते हैं बच्चे के लिए। तो जब आप बच्चों को ये चीज़ें बनवाएंगे, कहेंगे कि यार इन चीज़ों को बनाओ, तो बच्चों को पता चलेगा कि यार इसको बनाने में मुझे कितनी साइड का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर हम 3D की बात करें, अगर आप बच्चों से कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोलते हो तो उन्हें पता चलेगा कि यार इसमें कितनी साइड्स का यूज़ हो रहा है। अगर हम इसी तरह से बच्चों में एक तरह का क्या बोले डायमंड बनाने के लिए बोलें तो इसमें इससे बच्चों को पता चलेगा कि यार इसमें कितनी साइड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक। तो 2D 3D या अलग अलग साइड्स का बच्चों को पता कैसे चलेगा, जब आप उनको इन्वॉल्व करोगे, यार आप बनाओ इन चीज़ों को। ठीक है, खुद अपने हाथ से बना कर देखो। दूरी मापक के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी दूरी मापक को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी प्रदर्शित करते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। क्षेत्रफल मापक द्विआयामी आकृति जो स्थान घेरती है उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। आयतन 3D ऑब्जेक्ट जो पूरा स्थान घेरती है उसे आयतन बोलते हैं। भार मापक होता है वेट। वेट क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को वस्तु को ले जाते हैं या भूतल से उठाते हैं तब हमें कुछ परिस्थितियों में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता, जबकि कुछ परिस्थितियों में हमें अधिक श्रम करना पड़ता है। 3D वस्तुएं उन्हें भूमि की ओर बल द्वारा खींचे जाने का प्रदर्शन करती हैं। भूमि की 3D वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाले बल की अधिकतम अथवा न्यूनतम भार के मापक को प्रदर्शित करती है। मैं बस इसको इतने ध्यान से इसीलिए पढ़ रहा था क्योंकि ये लास्ट लाइन है, ये एज इट इज आई थी SSSB PRT DOE 2019 के पेपर में। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि हमने एक 3D ऑब्जेक्ट उठाया, मान लो ये भी कोई एक बॉक्स है। ठीक। अगर आप इस बॉक्स को ऊपर की ओर उठाते हो, आप इसको ऊपर की ओर उठाते हो यानी कि लिफ्ट करते हो, तो यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। क्या लगेगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की मात्रा है यही कहलाता है वेट। यही जो फोर्स है ना, यही फोर्स कहलाता है वेट। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो तो उन्हें पता होगा कि जो F होता है, जो W होता है वो mg होता है। F इज इक्वल टू, हाँ, W इज इक्वल टू mgh होता है। कितनी हाइट तक आप उठा रहे हो और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है और उसका मास कितना है। ठीक। तो W इज इक्वल टू mgh से निकालते हैं इसको। तो भार का मात्रक क्या हुआ, भार यही हुआ कि आप किसी चीज को उठाने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाते हो वही उसका भार होता है। एज इट इज स्टेटमेंट आ चुका है। समय मात्रक, कोई समस्या कितनी देर में हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको होने में, वो समय का मापक होता है। ठीक है। मापन दो समान वस्तुओं की तुलना की प्रक्रिया है। ये छोटी सी लाइन याद रखने आ जाए तो, दो समान वस्तुओं की तुलना की प्रक्रिया होती है। दो समान वस्तुओं की परस्पर तुलना करने के लिए सामान्यतः एक से अधिक अधोलिखित 5 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं मापन के लिए तो हम 5 प्रक्रियाओं का यूज करते हैं। पहला, अवलोकन करके तुलना कर सकते हैं। कैसे कि हमारे सामने दो क्षण है या बॉक्स कुछ भी है, हम इनमें से बता सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा होगा, कौन बड़ा होगा।
एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर अध्यारोपित करके। एक तो ऑब्जर्व कर लिया, फिर हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको इसके ऊपर रख कर देख सकते हैं तो इसको इसके ऊपर रखने पर कितनी जगह बच रही है। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी कि बिना कोई एक्यूरेट मेथड द्वारा। अमानक इकाई के प्रयोग द्वारा, अमानक इकाई मतलब कि किसी भी एक डंडे को उठा लिया, उस डंडे से दोनों को मेजर कर रहे हो, या फिर आप अपना जो हाथ होता है उसी से मेजर कर रहे हो, अपनी जो उंगली होती है उन्हीं से मेजर कर रहे हो, तो वो सारी अमानक इकाई जाएंगी। मानक इकाई के द्वारा, आप मानक इकाई आपके पास जैसे फीट, इंच, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये जो यूनिट है इनसे आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो ये 5 तरीके हो जाते हैं। ठीक, अवलोकन द्वारा यानी ऑब्जर्व करके, एक वस्तु को दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, अमानक इकाई द्वारा और मानक इकाई द्वारा। अमानक तथा मानक मापक। अमानक और मानक मापक क्या होते हैं? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। अमानक मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड और मापक होता है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड मतलब कि जो और फिक्स है, जैसे 1 सेंटीमीटर, हर जगह 1 सेंटीमीटर उतना ही होता है। लेकिन अगर हम फिंगर की बात करें तो फिंगर हर एक इंसान की अलग अलग होती है, तो किसी की फिंगर ज़्यादा मेजर करेगी, किसी की फिंगर कम मेजर करेगी। तो जैसे आप हाथ से ऐसे, जैसे बोलते हैं बलात्तिस, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, जब आप हाथ के इससे नापते हो, तो भाई ये किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड के अंदर आ गया। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि यार ये एक पेन है, इस पेन से मैं किसी को माप रहा हूँ, अगर मैं इस पेन की जगह दूसरा पेन यूज करूँ तो उस पेन का साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, किसी पेन का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इस स्केल का यूज करता हूँ, तो स्केल क्या है? ये स्टैंडर्ड है, इसमें 15 सेंटीमीटर जितना, मैं कोई सा भी स्केल उठा लूँ जिसमें 15 सेंटीमीटर हो, वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, इसे रूलर बोलते हैं। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, बस यही डिफरेंस है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड में। अनुमापन और मापन, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट। अनुमान क्या होता है? अनुमान मतलब अनुमान लगा के देखना। भाई अगर दो जगह की बात करें, भाई हमारे घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी हो सकता है? 1 किलोमीटर हो सकता है, 1.5 किलोमीटर हो। लेकिन और मापन क्या होगा? आपने किसी दिन गए, आपने अपनी बाइक से या फिर आपका जो गूगल मैप है इससे मेजर करके देखा, आपको सही पता चला कि हाँ इतने मीटर दूर है। तो मापन में अनुमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये विद्यार्थी द्वारा मापन में की जाने वाली त्रुटियों को पहचानने और निष्कासन में मदद करता है। मापन में अनुमान बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। एस्टिमेशन की क्वालिटी जो है वो हमें बच्चों के अंदर डेवलप करानी ही होगी। वास्तविक मापन से पूर्व मापन के अनुमान की आदत का निर्माण का गुण विद्यार्थियों में उचित इकाई चयन में मापन की चयनित इकाई के गुणों की मानसिक तुलना में सहायता करता है, और इस प्रक्रिया द्वारा मापन को विद्यार्थी के लिए अधिक शुद्ध और सार्थक बनाता है। अगर आप मेजरमेंट से पहले बच्चे से बोल रहे हो कि आप अनुमान लगा कर देखो क्या कि इसकी लंबाई कितनी होगी, या फिर इसका वेट कितना होगा, या ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, इससे क्या होगा कि बच्चे का जो मेंटल प्रोसेस है वो बढ़ेगी, वो चीज़ों को देखकर पता लगा पाना सीख पाएगा। ठीक, और अगर बच्चे, जैसे आपने 2-4 बार बच्चे से बोला, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि बच्चा देखकर ही बता देगा कि यार ये जो है ना ये 5 फीट का है, और वो एक्यूरेट 5 फीट का ही रहेगा। बच्चा बोल देगा यार ये 4 फीट से थोड़ा सा कम है, तो आप देख लोगे जब आप उसको मेजर करोगे तो वो 3.8 या 3.9 आएगा। ठीक, तो एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे मापन की संकल्पना और दृढ़ हो जाती है। लंबाई मापन, जब विद्यार्थी अमानक इकाइयों के साथ मापन कर रहे होते हैं तब उन्हें अनुमान करने का टाइम दिया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, DSSC में यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आया है, नहीं बार 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उंगली क्या होती है? प्रथम उंगली की चौड़ाई की, जो आपकी पहली उंगली है इसकी चौड़ाई क्या है उसे हम उंगली बोलते हैं। हाथ क्या होता है? एक हाथ की उंगली से सिरे एक हाथ की उंगली से सिरे तक की चौड़ाई, मतलब एक हाथ की उंगली से सिरे तक की चौड़ाई। क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है? मध्यमा उंगली से कोहनी तक के हाथ की लंबाई, जैसे हम मेजर करते हैं ना, ये मध्यमा उंगली हो गई बीच वाली, और यहाँ से कोहनी तक की लंबाई। फेस होता है 1 कदम या 1 डग भर, कि आप 1 कदम में कितना चल पा रहे हो। पैतम, बाएं हाथ की उंगली से अग्रिम सिरे के दाएं हाथ की उंगली के अग्रिम सिरे तक की दूरी। देखो बाएं हाथ फेतम में यहाँ बता देता हूँ, फेतम इन्होंने दिया नहीं है क्या? ये है फेतम, बाएं हाथ की अग्रिम उंगली से दाएं हाथ की अग्रिम उंगली तक, ये फेतम है। इंच क्या होता है? अंगूठे के अग्रिम सिरे से प्रथम गांठ तक की दूरी, अंगूठे के प्रथम सिरे से अग्रिम गांठ तक की दूरी,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे 1 इंच बोला जाता है। फेथम, इस उंगली से मैं इस उंगली तक अगर मैं इसको ऐसा फैला देता हूँ तो ये फेथम हो जाता है। पेस क्या होता है, एक डगभर होता है। एंड पेस क्यूबिट क्या होता है, मध्यमा उंगली से कोहनी तक की दूरी होती है। हाथ क्या होगा, एक हाथ, ये लिखा है हाथ, हाथ होता है आपका यहाँ से उंगली से लेके कोहनी तक का, और अंगुली अंगुली ही होती है। ये चीज़ें पता होगी आप, मतलब डेली लाइफ में हम यूज ही करते हैं, ये कितना हाथ है, कितनी उंगल है, ऐसा कुछ करके। ठीक, तो ये अमानक इकाइयाँ हैं, इनका यूज किया जाता है एग्जाम आपके डेली लाइफ में। विद्यार्थी स्केल ढंग से सही प्रयोग कर सके इसके लिए स्केल की उपइकाइयों चिन्हों से परिचित कराना चाहिए। जैसे कि आपको पता है स्केल में यहाँ पर होता है हमारा 0, फिर ये 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, बीच में 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे। तो जो बीच में उप इकाइयाँ आ रही हैं जिसे हम मिलीमीटर बोलते हैं सेंटीमीटर स्केल में, तो इनसे बच्चों को परिचित कराया जाना चाहिए। जैसे ये है मापन वस्तु के साथ स्केल को उचित तरीके से रखना। स्केल को आप बिल्कुल सही तरीके से रखो, उसे आड़ा टेढ़ा ना रखो। वस्तु की वास्तविक लंबाई ज्ञात करने से पहले वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाना, वो ये सबसे पहले एस्टिमेशन का यूज करो। आप बच्चों से बोलो कि यार जो आपकी वस्तु, मान लो ये लाइन है, ये कितने सेंटीमीटर की है, लंबाई की सही ढंग से गणना करना, जो भी लेंथ है उसको सही से आप कैलकुलेट कर पाओ। मापन कौशल का विकास करना, उपयुक्त स्केल या रूलर का चुनाव करना। उपयुक्त स्केल मतलब अगर कोई बच्चा है, आप स्कूल में जा रहे हो, तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाले स्केल ठीक ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा से 15 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर बच्चे के बैग में भी आराम से आ जाता है, और इसको इससे मेजर करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। कुछ ऐसी क्रियाकलाप हैं, कुछ एक्टिविटी दी हुई है। रंगीन छड़ियों का अमापक स्केल तैयार करना, मतलब आपने कुछ स्टिक्स उठाई और इससे आप स्केल बना रहे हो, एक अलग ही स्केल बना रहे हो अपने लिए। 10 15 20 सेंटीमीटर आदि का सेंटीमीटर स्केल तैयार करना, जिसमें प्रत्येक सेंटीमीटर का भाग को अलग अलग रंगों में रंगे होना। ये एक्टिविटी होगी, बच्चों से बोला और एक स्केल आप खुद बनाओ जिसमें आप अलग अलग रंग से लिखो। मतलब कि आपने 1 सेंटीमीटर ग्रीन रंग से लिख दिया, आपने 2 सेंटीमीटर इस रंग से लिख दिया, आपने 3 सेंटीमीटर इस रंग से लिख दिया, कुछ ऐसा। कौन सा रंग यूज कर रहा था, शायद ये कर रहा था, वो रंग घूम गया। क्षेत्रफल की माप, क्षेत्रफल की माप तो देखते हैं आगे क्या कुछ है इसके स्थान पर, नहीं है उसमें शायद था नहीं इम्पोर्टेंट हाईलाइट करने के लिए, तो कुछ नहीं करा मैंने। क्षेत्रफल माप की मापन इकाई, मापक इकाई क्षेत्रफल माप की क्या होती है, वर्ग मीटर होती है, ये याद रखिएगा। एक वर्ग मीटर को 1 मीटर स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये क्षेत्रफल की मात्रात्मक इकाई होती है। और क्षेत्रफल होता क्या है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है रखने पर, वही उसका क्षेत्रफल होता है। असमान आकृतियों के क्षेत्रफल, असमान आकृतियों के क्षेत्रफल की बात करूं तो मतलब जैसे कि ये एक पत्ती है, ठीक है, अब मुझे इसका एरिया मापना है, तो इसका क्षेत्रफल मापने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, तो ऐसी चीजों का क्षेत्रफल मापने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ का। जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर का यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक, इसमें हो ये एक रूखा सन्निकटन है, यानी कि ये रफ है, ये रफ एस्टिमेशन है, ये एक रफ एस्टिमेशन है, मतलब इससे एरिया निकलता तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकलता, बट काफ़ी हद तक लगभग में निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा करते हैं कि जो आप ये है ग्राफ, चलो ये जो ग्राफ है इसी को ले लेता हूँ मैं। इस पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से एक आकृति ऐसी ऐसी बना दी। ठीक, इसमें कंप्लीट स्क्वायर कितनी आ रहा है, सिर्फ ये अकेला है जो कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है। बाकी इनका क्या करूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें ऐसा करते हैं कि जो आधे से ज़्यादा, मतलब जो आधे से ज़्यादा हैं, जैसे जो आधे से ज़्यादा हैं इनको मैं 1 मान लूँगा, और जो आधे से कम है इन्हें मैं आधा मान लूँगा। और एक मिनट, जो आधे से ज़्यादा उन्हें 1 और जो आधे से कम है उन्हें छोड़ देते हैं। आधे से ज़्यादा को 1 मान लेते हैं, आधे से कम को छोड़ देते हैं, और फिर उन्हें जोड़ लेते हैं। तो कई बार इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, ये याद रख लेना, ये वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। 1 हेक्टेयर मतलब होता है 100 एकड़, और 100 हेक्टेयर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर मतलब 2 पॉइंट, ये 100 एकड़ नहीं है, एकड़ में तो 2.471 होता है।
मीट्रिक पद्धति में ARE क्या है, मैं देख नहीं पाया इसको। हेक्टेयर, चलो देख लेंगे इसे। अभी आप ये याद रखो कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा, और 1 हेक्टेयर 2.471 एकड़ होगा। एक वस्तु द्वारा स्थान घेरेगा स्थान की मात्रा आयतन कहलाती है, पता ही है। यदि वस्तु को पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा उसके आयतन के बराबर होती है। ठीक है, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। ये धारिता और आयतन, धारिता होती है, धारिता द्रव, एक बर्तन की धारिता द्रव के आयतन को प्रदर्शित करती है। धारिता मतलब, धारिता को बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है ये बताता है कि उसकी कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी चीज उसमें आ सकती है, ये उसकी कैपेसिटी बताती है। अब एक बाल्टी पानी, तो मान लो उसमें 20 लीटर पानी आ सकता है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, 20 लीटर हो गई। ये है भार की माप। भार की माप उठाकर पता करते हैं बच्चों में, तो यार कौन भारी है कौन हल्का है, फिर धीरे धीरे इसके लिए तराजू वगैरह चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मापन की मीट्रिक पद्धतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन DSSS में आया हुआ है। मापने के लिए 2 पद्धतियाँ होती है, ये दोनों पद्धतियों के नाम आए थे। PRT शायद 11 या 13 नवंबर की शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। एक होती है मीट्रिक पद्धति और एक होती है ब्रिटिश या इंपीरियल पद्धति। ठीक है, इन दोनों का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह मापन की आधारभूत इकाइयाँ, विगमित इकाइयाँ, लंबाई, द्रव्यमान, ये सारी इकाइयाँ इसमें अंदर आ जाती हैं। मीट्रिक पद्धति को CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं, जिसका यूज हम करते हैं, और कभी कभी MKS बोल देते हैं, जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड। M मतलब मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ब्रिटिश पद्धति को फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति बोलते हैं। तो ये दोनों पद्धति चलती है, एक मीट्रिक पद्धति चलती है और एक ब्रिटिश पद्धति या इंपीरियल पद्धति चलती है, जो FPS होती है। मीट्रिक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति है, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में सेम चलेगी। ये इसे SI यूनिट बोलते हैं। SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच का संक्षिप्त रूप है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। पहले 7 इकाइयाँ थी, मूल इकाइयाँ 7 हैं, फिर इसमें से दूसरा वर्ग जो होता है वो निगमित इकाइयों का होता है, जैसे कार्य और बल आदि। जैसे मूल इकाइयाँ की अगर मैं बात करूँ आपसे, हम इसी की बात कर लेते हैं, गति। गति या जिसे हम बोलते हैं चाल, या जिसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एंड समय की यूनिट होती है सेकंड। तो चाल या स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। तो मीटर पर सेकंड जो है ये निगमित यूनिट है, यानी कि ये ड्राइव्ड यूनिट है। और दूरी और समय के लिए जो मीटर एंड सेकंड्स हैं ये एग्जैक्ट है, यानी कि इनको ड्राइव नहीं किया गया, इनको पहले ही बनाया गया कि हम इसे 1 मीटर बोलेंगे, इसे हम 1 सेकंड बोलेंगे। मीट्रिक पद्धति का इतिहास है, इस इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये वाला है कि भारत ने इसे कब अपनाया। भारत ने इसे 1956 में अपनाया गया था, और इसके लिए माप और तोल मानक अधिनियम पारित किया गया, और ये अधिनियम 1 अक्टूबर 1958 से हमारे देश में लागू है। तो भारत ने 1956 को अपनाया था और 1958 से माप तोल अधिनियम लागू है। ये वैल्यूज है, याद रख लेना कि कहाँ पे बड़ी होती है कहाँ पे छोटी होती है। लंबाई को मापने के लिए ये वैल्यू है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कम में आ जाती है। लीटर के लिए, द्रव्यमान के लिए, समय का मापन। समय की माप पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से संबंधित है, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा किस तरह से करती है। लगातार 2 सूर्य उदय के बीच के दिन को सूर्य था 1 2। हाँ, ये देख लेना, देखो 2 सूर्य उदय के बीच के समय को एक दिन मानते हैं, मतलब कि सुबह से शाम तक, 2 बार सुबह की तब तक एक दिन मानते हैं। बट वैज्ञानिक क्या मानते हैं, मध्य रात्रि से मानते हैं, रात के 12 बजे से दिन को चेंज करते हैं। ठीक है, सूर्य वर्ष, ये जो है जी, ये स्टेटमेंट आ गया था IEEE, मतलब आने को तो कुछ भी आ जाता है कि सूर्य वर्ष क्या होता है, सोलर ईयर, सोलर ईयर या जो भी बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में जितना समय लेती है उसे सूर्य वर्ष कहते हैं, और एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 47 मिनट 48 मिनट 47 सेकंड में कंप्लीट करती है। ठीक है, महीनों का गीत है यार। ऐसे वर्ष जिनमें इकाई दहाई के स्थान पर शून्य होता है वे 4 से विभाजित हो जाते हैं, परंतु वे लीप ईयर्स नहीं होते, परंतु ऐसे वर्ष जो 400 के गुणक हैं वे लीप वर्ष होते हैं। मतलब कि देखो 2000 लीप वर्ष है,
लीप वर्ष प्राप्त करने का सबसे तरीका यही होता है कि उसमें आप 4 से भाग दे दो, 4 से भाग चला जाता है तो आपका लीप ईयर होता है। लेकिन जिसके लास्ट में जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उन्हें हमें 400 से भाग देना होता है। अगर ये 400 से डिवाइड हो जाता है तब ये लीप ईयर बनेगा। ठीक, नॉर्मल ईयर को 4 से, और सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं, शताब्दी वर्ष जो होते हैं, उन्हें 400 से भाग दो। क्योंकि देखो 1900 400 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। 1800 लीप ईयर नहीं है, 2200 नहीं है, 2300 नहीं है। समय की समझ, 6 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूल में आते हैं तो उन्हें काफ़ी हद तक समय की समझ का विकास हो रखा होता है। 6 वर्ष तक लगभग समय की अवधारणा का विकास हो जाता है। चलिए, यूनिट हमारी फिनिश होती, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी, छोटी थी, बट चीज़ें काफ़ी थी इसमें जो समझने के लिए थी, और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर अपने अपडेट्स मिलते रहें। लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।